तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ मुद्रा और साख, जो क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर है। इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक टॉपिक को। हम क्या है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं को लेन देन से विनिमय किया जाता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमारे पास दाल है, ठीक, और आपके पास चावल है, तो चावल के बदले आप हमें दाल दे दीजिए और आप हमें दाल के बदले हम आपको चावल दे दें। ठीक, यह समझ गए होंगे। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यह वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य शर्त है। इसका अर्थ यह है कि जो वस्तु एक व्यक्ति बेचना चाहता है वह तथा दूसरा व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है, परंतु वस्तु बेचने पर सहमत हो। तो जाहिर सी बात है, पता लगा हमारे पास दाल तो है, उनके पास चावल था, लेकिन हम दाल बेचना ही नहीं चाहते हैं। तो ठीक, तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। ठीक, आगे समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है, समस्या क्या है? वास्तविक जीवन में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मिलना अत्यंत कठिन है, जिससे सौदे करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, मतलब क्या है, वही चीज़ है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास जो भी पैसा है, ठीक है, जो सामान है उसके पास, ठीक है, लेकिन क्या है कि समस्या यह है कि वह व्यक्ति बेचना चाहे तो। हमने भी बताया ना, जो एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लेते हैं मेरे पास 1 दर्जन केले हैं और किसी व्यक्ति के पास क्या है, कुछ सब्जियां हैं, तो हमें सब्जियां चाहिए और उसको क्या है, केले चाहिए, लेकिन वह सब्जी बेचना ही नहीं चाहता है। उसे केला चाहिए लेकिन सब्जी बेचना ही नहीं चाहता है। यही है मुद्रा की भूमिका क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। तो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं, हमने बताया ना कि हमारे पास केले हैं, ठीक है, अब मैं केले मार्केट में बेच दूंगा, तो हमें ऐसा था नहीं किसी एक व्यक्ति के पास सब्जी है, अब मार्केट में हम पैसे के माध्यम से या फिर जो कॉइन है या फिर मुद्रा है उसके माध्यम से कोई न कोई वस्तु हम खरीद लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो मुद्रा विनिमय के माध्यम क्या, कौन कौन से माध्यम थे? ठीक, ध्यान दीजिएगा। रूप में कार्य करती है, कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है, आप जानते हैं। फिर उस मुद्रा को से अपनी ज़रूरत को कोई वस्तु या सेवा खरीद सकता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर, हम जैसे हमें एज अ टीचर हैं, तो टीचर होने के नाते क्या होता है, हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने से क्या होता है, हमें मिलेगी मंथ की सैलरी मिलेगी। अब वो सैलरी हम क्या करते हैं, उस सैलरी से हम चाहे जो भी अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? करेंसी है। ठीक, करेंसी है। तो करेंसी क्या है? मुद्रा का आधुनिक रूपों में कागज के नोट तथा सिक्के शामिल हैं। याद रखिए, सबसे पहला है, या इसे किसी देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। ठीक, इसलिए इसे विनिमय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। ठीक, भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, जो पूरे हमारे होल कंट्री के लिए क्या है, इम्प्लीमेंट होता है। धन्यवाद। आगे देखते हैं। बैंकों के निक्षेप क्या है? बैंकों के निक्षेप देखते हैं। लोग अतिरिक्त मुद्रा को, ध्यान दीजिएगा, क्या है, अपनी अतिरिक्त मुद्रा को बैंकों में अपने खाता मतलब अपना खाता खोल करके जमा करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया बैंक निक्षेप। बैंक यह जमा स्वीकार करते हैं और इसे ब्याज भी देते हैं, इस पर ब्याज भी देते हैं। तो जितना आप अमाउंट जमा करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 2%, 3%, 4%। ठीक, फिर इसमें क्या है कि एक पॉइंट आता है मांग जमा। बैंक खातों में जमा धन को मांगने पर निकाला जा सकता है और इसलिए मांग जमा कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट है, अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपने पैसा जमा किया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आवश्यकता पड़ गई 2 महीने बाद कि हमें अपने घर में किसी का पढ़ाई को लेकर बात करनी है, मतलब कि बच्चों को एडमिशन कराना है, शादी करना है, बहुत से कार्य ऐसे प्रयोजन है जिसमें आप कर सकते हो। ठीक, तो आप उससे निकाल सकते हो बैंक में। चलिए अब इसमें देखते हैं चेक क्या है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम भुगतान करने का आदेश देता है। तो आप इसके बारे में जानते होंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा बैंक है, हमें मतलब कि हमारा बैंक नहीं है, कि अगर हमने किसी बैंक में अगर अपना हमने खाता खुलवाया है तो हमें बैंक चेक देती है। अब उस चेक को क्या कर सकते हैं, हम किसी
को भुगतान कर सकते हैं। हम अब उसमें साइन कर देंगे और उसमें अमाउंट डाल देंगे, किसी व्यक्ति दे देंगे तो वह व्यक्ति जाएगा उस बैंक में, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को उस चेक के बदले में उसे पैसा मिल जाएगा। मांग जमा की यह सुविधा चेक भुगतान के बिना नकद के इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव बनाती है, इसलिए मांग जमा को मुद्रा एक के रूप में समझा जा सकता है। आगे देखते हैं बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं। लोन्स एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक जमाकर्ताओं जिनके पास अतिरिक्त धन है और कर्जदाता जिन्हें धन की जरूरत है के बीच मध्यस्थता काम करता है। जमा स्वीकार करना, लोग बैंकों में अपनी बचत जमा करते हैं, पता होगा। नगद भंडार क्या है, बैंक जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा भारत के लगभग 15% अपने पास नगद के रूप में रखते हैं ताकि जमाकर्ताओं को पैसा निकाल सके। ठीक, तो जाहिर सी बात है जितने लोग जमा किए हैं उसमें से अगर मान लेते हैं 100 लोगों ने जमा किया है तो 15 लोगों को पैसा रोक करके क्या करता है, बाकी 85% क्या करता है, वो पैसे को जो जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको लोन के रूप में दे देता है। ऋण देना, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग में ऋण देने के इस्तेमाल करता है, तो पता होगा हमने बताया था 85% जो था वो किस में था, ऋण के रूप में देता है। आय का स्रोत क्या है, ध्यान दीजिएगा, बैंक कर्जदारों से लिए गए ब्याज और तथा जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर को अर्जित करता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो एक तो फायदा ये है कि लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ठीक, पैसा बैंकों में जमा करते हैं। दूसरा क्या है कि जो लोन लेंडर हैं ना, वही ठीक लोन लेते हैं और लोन लेने वाले क्या करते हैं, वो उसमें से इंटरेस्ट देते हैं 8%, 10%, 15%, ठीक। तो वही इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, बैंक क्या करती है अपना बैंक के डिपॉजिट को मेंटेन किए रहती है। साख और क्रेडिट की दो विभिन्न स्थितियाँ, ठीक। साख ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ उधारदाता करदाता को धन वस्तुएं देकर मुहैया कराता है और भविष्य बदले कर्जदार से भुगतान करने को वादा करता है। तो यही बताया है, साख से हमारा तात्पर्य क्या है, एक सहमति है। जो उधारदाता यानी जो उधार देता है और कर्जदाता जो उधार लेता है, जो कर्ज देता है, धन वस्तुएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार के से भुगतान करने का वादा करता है। जैसे मैंने हमारे पास 50,000 रुपये है, हम किसी को पैसे दे दिए तो क्या हुआ, उधार लिया है, ठीक। अब वह क्या करेगा, एक समय बाद हमें क्या करेगा भैया, वो पैसा वापस करेगा, ठीक, चाहे वह किसी कोई वस्तु दे दे या फिर क्या है उतनी ही धनराशि दे दे, ठीक। चलो आज आप इसको समझ गए होंगे। साख है यानी क्रेडिट की दो विभिन्न स्थितियाँ हैं, कौन कौन सी है इस बारे में देख लेते हैं। इसके सकारात्मक उपाय क्या है, नकारात्मक क्या है। तो सकारात्मक देखते हैं, सकारात्मक भूमिका मतलब क्या होता है, उत्पादक यानी ऋण, दूसरा नकारात्मक क्या है, कर्ज जाल। पहले हम इसके एक पॉइंट देखते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक जूता निर्माता सलीम है, सलीम त्यौहार के मौसम में उत्पादन के लिए ऋण लेता है, समय पर जूते बनाकर लाभ कमाता है और ऋण चुका देता है। तो समझ गए आप इसको। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझ गए होंगे, ठीक। ऋण लिया, जूता बनाया और क्या किया, बेच दिया और उसके बाद फिर पैसा जो मिला उसको कर्ज लिया था उसको ऋण को चुकता कर दिया। नकारात्मक क्या है, एक किसान स्वप्ना खेती के लिए ऋण लेती है लेकिन फसल बर्बाद हो जाने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पाती है, तो कर्ज जाल कहते हैं, इसे डेब्ट ट्रैप कहा जाता है, ठीक। समझ गए होंगे, पहला इसमें हो गया। दूसरा क्या, परिणाम क्या है, ऋण व्यक्ति की कमाई बढ़ाने में मदद करता है, उसकी स्थिति बेहतर करता है। एक पॉइंट ये सकारात्मक हो गया, ठीक, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या है, ऋण व्यक्ति को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां बाहर निकलना बहुत कष्टदायक होता है और उसकी स्थिति पहले से बदतर हो जाती है, ठीक। जैसे मान लेते हैं 50,000 लोन ली और पता लगा हमने क्या किया कि उस लोन से हम एग्रीकल्चर करना चाहते थे, पोल्ट्री फार्म करना चाहते थे या फिर मछली पालन करना चाहते थे, पता चला मछली मर गई, ठीक, इंश्योरेंस नहीं है, तो मछली मर जाने के बाद अबे तो हमें तो लोन देना ही होगा, उस हमारा भी कुछ शेयर डूब गया, उसके साथ साथ जो हमने कर्ज दिया तो वो भी शेयर डूब गया, ठीक। इसको आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। ऋण की शर्तें क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। हर ऋण समझौते की शर्तें होती हैं जिनमें सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ब्याज दर क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कर्जदार को मूलधन के साथ एक अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ती है। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल समझा देते हैं हम आपको, ठीक। अगर हमने 1,000 रुपये लिया है, 1,000 रुपये लिया तो क्या हुआ, 1 साल का लिया है, 1 साल यानी 12 महीने के लिए लिया है। अब जो हमें ऋण दिया है वो कह रहा है कि भैया हम क्या होता है, हम 10% या फिर 15% इंटरेस्ट रेट पर आपको देंगे, ठीक। यानी 12 महीने जब हम आप रिटर्न करेंगे तो क्या करना है, ये तो मूलधन है और ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है, क्या है, इंटरेस्ट रेट है। अब इस इंटरेस्ट रेट से क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन कर देते हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, एक मंथ कितना निकलता है, ठीक, एक मंथ कितना निकलता है, तो 15 से पहले मल्टीपल कर देते हैं 1,000 में, ठीक। एक महीने कितना आता है, ठीक।
तो 15 दाम में 150, 150 रुपये हो गया एक महीने का। ठीक, तो अब हम डिवाइड कर देते हैं 12। ठीक, तो 12 डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 2 पंचे 10, 0 और 1 बचा, 2 1 के 2, 1 3 हो गया यहाँ पर। उधर फिर क्या होता है? 5 और 1। ठीक, 5 4 यानी 450, यानी टोटल अगर अमाउंट बात करते हैं तो 1000 रुपये लिया था 1000 रुपये। 12 महीने बाद 15% इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करेगा वह? 1450 रुपये रिटर्न करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक, अच्छी तरीके से अब आप देख लीजिएगा और एग्जाम्पल लेकर के। समर्थक ऋणाधार, यह एक ऐसी संपत्ति जो भूमि, मकान तथा पशु, गाड़ी, बैंक जमा, जिसका मालिक कर्जदार है उसे उधारदाता के गारंटी के रूप में देता है, और यदि कर्जदार ऋण नहीं चुका पाता तो उधारदाता संपत्ति बेचने का अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा, आज भी आप अगर बैंक लोन लेने जाएंगे, या तो आप गोल्ड देंगे यानी सोना चांदी, या घर की जो भी प्रॉपर्टी है, भैंस है, जानवर है, कंपनी है, गाड़ी है, आप ये सब दिखा करके ही लोन देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा, कोलेट्रल आपको भरना पड़ेगा। आवश्यक कागजात क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पहचान पत्र, पते का प्रमाण, आय जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं। भुगतान के तरीके क्या हैं? तो भुगतान तरीके क्या होता है? ऋण किस रूप में चुकाया जा सकता है, जैसे मासिक किस्त या फिर सालाना, 2 साल में, ये सब चीज़ें होगा। भारत में बैंकों के साख के स्रोत,